हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये जो है प्रीलिम्स पीसीएस की एक सीरीज चल रही है 2026 के एग्जाम को लेकर। तो इसमें हम यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो हमारा ये आज जो है सेकंड मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने इसका जो पहला मॉक टेस्ट था, यानी कि इसमें जितने भी जीएस या फिर सीए के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने वन बाय वन, यानी कि जो आंसर्स है उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिए। आप यहाँ पर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं इस चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का मॉक टेस्ट। तो हमारा ये सेकंड मॉक टेस्ट है। इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विनियमित शहरी विकास के लिए शहरी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि CUE इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट फॉर रेगुलेटेड अर्बन डेवलपमेंट, उनको स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा ऐसा मतलब राज्य है जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है? तो इसमें जो ऑप्शंस है, ए है यूपी उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार और डी है मध्य प्रदेश। तो ये सिर्फ डी ऑप्शन है, ए यहाँ पर डबल यानी कि मिस प्रिंट हो चुका है। तो जो डी है मध्य प्रदेश, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में यानी कि 2025 में ही विनियमित शहरी विकास के लिए शहरी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज्ञान, क्षमता और जो कार्यान्वयन मॉडल है उसको बनाने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ साझेदारी करना, यानी कि एक बहुत ही जो रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ उसको कोलैब करके काम करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसके साथ ही सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण रेखा LOC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1972, 1978, यहां पर आप कर लीजिए 1976, तो ये है 1989। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 1971 इसमें बिल्कुल सही है। नहीं, 1972 इसमें बिल्कुल सही है, सॉरी। हाँ, तो 1972 में ये जो लाइन है स्थापित की गई थी, लेकिन इसका निर्णय 1971 को लिया गया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल आखिर क्या है। तो ये देखिए, एक मिनट, पेन चेंज कर ले, कलर आपको दिख जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल जो भी कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, तो यहाँ पर है। तो इसको 1972 में इसको स्थापित किया गया था। नियंत्रण रेखा की स्थापना 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके अंत में जो शिमला समझौता हुआ उसके रूप में की गई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सीमांकन है सियाचिन ग्लेशियर पॉइंट NJ 9842 तक किया गया है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, काफी ज्यादा ऊंचा है पूरे विश्व में, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 22 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 21 जनवरी? तो इसका सही ऑप्शन है 16 जनवरी। स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को समर्थन देना और इसके साथ ही निवेश को और ज्यादा प्रोत्साहित करना, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोम्पेन जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या लक्षद्वीप द्वीप समूह? तो आप लगातार आप इस साल सुन रहे होंगे कि एक जो द्वीप है हमारा भारत का, वो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो अगर हम उस द्वीप की बात करें तो वो है अंडमान एंड निकोबार। आपको जैसे कि पता है वहां पर प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि ग्रेट निकोबार की जो एक परियोजना चल रही है, यानी कि एक प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार, तो उसके तहत वहां पर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। और उस डेवलपमेंट के लिए वहां पर जो पर्टिकुलर एरिया में एक वहां पर ट्राइब रहती है शोम्पेन जनजाति, तो उनके आवास को खतरा है और ये लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रहे हैं। इस पर हमने द हिंदू के बहुत सारे एडिटोरियल देखते रहते हैं, हम बहुत सारी न्यूज देखते रहते हैं, तो उसमें हम आए दिन पढ़ते हैं कि ये जो शोम्पेन जनजाति काफी ज्यादा चर्चा में, न्यूज में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इस पर, यानी कि यही स्थान पर पाई जाती है।
तो शोम्पेन, इसको शोम्पेंग जनजाति भी कहा जाता है। इस द्वीप समूह की ये प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा ये ओंग, ओएनजी, जरबा, सेंटलीज आदि जनजातियां भी यहीं पर पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा नाम की जनजाति रहती है। स्पीति घाटी में किन्नर, गाफी, पंगवाल ये सब ट्राइब्स पाई जाती हैं। लद्दाख में जनजातियों में प्रमुख बाल्टी, बेदा, यांग्या, गुर्रा ये सब कुछ शामिल है। यानी कि ये कुछ ट्राइब्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में कौन सी ट्राइब्स रहती हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ था? 2022, 2021, 2022, 2023। तो आप इसको 2024 कर लीजिए। हमारा जो आप इसको 2022 ही ऑप्शन है इसका, ठीक है। चीता है औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य 1952 में देश में विलुप्त घोषित किए गए जो चीते हैं उनकी संख्या को बहाल करना। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि कुनो नेशनल पार्क है वहां पर लाया जाता है। यानी कि विकल्प सी सही है। 2022 में ये पूरी तौर यानी कि आधिकारिक तौर पर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राहत वाणी केंद्र खोला गया है? तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, यूपी में खोला गया। तो उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र खोला गया। ये जोखिम पूर्ण परिदृश्यों से निपटने के प्रयासों के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी का केंद्र है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों के अलावा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के यानी कि सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 1948 के सिद्धांत और प्रावधानों को दर्शाता है। कौन सा ऐसा भाग है? प्रस्तावना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये सभी इसको दर्शाते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा जो भी अधिकार मिले होते हैं इन सभी में हमें पता चलते हैं। ये जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मानव अधिकारों के जो सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 30 से लेकर 51 तक हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का, रोजगार करने का अधिकार, बेरोजगारी से सुरक्षा, समान काम समान वेतन का अधिकार, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार, ये सब शामिल है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 वर्ष 2019 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का पहला ताड़ पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? यानी कि ताड़ पत्ता, यहाँ पर हम पिक्चर लेकर आए, ये होता है ताड़ पत्ता कुछ इस तरह का, यानी कि एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है तो उससे ये पत्ते बनाए जाते हैं और इसको फिर एक बुक की तरह एक तरह से बांध दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है और इससे ये एक तरह से पांडुलिपि बन जाती है। तो ये जो संग्रहालय है यानी कि म्यूजियम कहाँ पर एस्टेब्लिश है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन है केरल में। दुनिया का जो पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। यह संग्रहालय त्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित करता है, जो कि भारतीय धरती पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाला एशिया का पहला साम्राज्य था। इसके साथ ही त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास को भी ये प्रदर्शित करते हैं, जिसे 19वीं सदी के अंत तक लगभग 650 वर्षों तक शासन किया था। यानी कि बी ऑप्शन सही है। ये जो संग्रहालय है केरल में स्थित है। अफ्रीकी चीता की IUCN रेड लिस्ट की स्थिति क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सुभेद यानी कि वल्नरेबल, विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं अफ्रीकी चीतों की। तो बी ऑप्शन है, यानी कि सुभेद वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही IUCN की जो रेड लिस्ट है वो पशु, कवक और जो पौधे होते हैं उनकी प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का एक तरह से अंदाज लगाते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो पूरी तरह से असेसमेंट की जाती है। इसके साथ ही IUCN रेड लिस्ट की जो श्रेणियां हैं ये मूल्यांकित प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती है। 9 श्रेणियां NE मूल्यांकित नहीं है, इससे लेकर EX यानी कि एक्सटिंक्ट, EX का मतलब एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त जो हो चुकी है,
वहां तक भी विस्तृत है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो है, संकटग्रस्त और सुभेद प्रजातियों को विलुप्त होने के संकट में माना जाता है। यानी कि जो यहाँ पर अगर हम देखें, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं या फिर वल्नरेबल होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि ये प्रजातियां आने वाले समय पर वल्नरेबल एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो सकती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए कई चीतों का पर्यावास है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कुनी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है? तो हमारा यहाँ पर देखते सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि कुनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका से जो चीते वहां से हमने इंपोर्ट किए तो उनका एक तरह से ये पर्यावास है। यहाँ पर हम अगर मैप में देखें तो ये जो कुनो नेशनल पार्क जो है एक तरह से यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, इस प्लेस पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बिल्कुल यहीं पर ही है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो स्थानांतरित किए गए चीतों का घर है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरिफ मोहम्मद खान ने निम्नलिखित में से किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिहार। तो आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में अभी शपथ ली है। राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और जो राज्यपाल के पद से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितनी भी उन्हें शक्तियां, जो कुछ भी संविधान में दिया गया वो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के तहत चर्चा की गई है। 153 से लेकर 162। लेकिन इसमें अगर हम बात करें उनकी शक्तियों की तो वो बात की गई है। इसमें कोई भी पूरी तरह से ये जैसे कि राज्यपाल एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच कड़ी का काम करता है, यानी कि पुल का काम करता है। और इसको कई बार क्या है एक बाधा के रूप में भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गवर्नर होता है वो अपने पद पर रहते हुए, यानी कि वो एक तरह से पीएम के द्वारा उसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा ही सत्ताधारी जो दल होता है उसका ये मेंबर रहता है, ऐसा हो भी सकता है। और ये जो है स्टेट को उसके काम करने से रोकता है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं राज्यपाल पर। तो आपने अभी हाल ही में जो मामला आया था इसी साल ही, हालांकि 2025 की स्टार्टिंग में, जब तमिलनाडु का ये विवाद था कि वहां पर जो बिल थे, यानी कि कुछ सामाजिक कल्याण के लिए कुछ पॉलिसीज लाई गई थी और उनके जो बिल थे वो सीएम के द्वारा तो पास कर दिए गए, वहां की जो विधानसभा थी उनके द्वारा। लेकिन उसको जब राज्यपाल के पास भेजा गया तो उसने पहले तो उसको वापस भेज दिया, लेकिन जब दूसरी बार फिर उसको भेजा गया, उसको भेजे तो उसने फिर आगे राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, अब राष्ट्रपति ने एक बार तो उसको वापस भेजा, लेकिन जब दूसरी बार फिर से उनका पुनर्विचार करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास वो बिल वापस पहुंचे, वो जब पूरी तरह से बिल पहुंचे तो राष्ट्रपति को अब बाध्य था मंजूरी देने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, गवर्नर ने क्या किया कि उसको अपनी जेब में रख ले, यानी कि उस पर वीटो लगा दी। तो इसी तरह जब दूसरी बार फिर से पुनर्विचार करके कोई भी बिल गवर्नर के पास आता है तो फिर गवर्नर के लिए अनिवार्य हो जाता है उसको पास करना। तो ऐसे ही मामले लगातार हमें आए दिन देखते रहते हैं गवर्नर के। तो अभी जो बिहार के नए गवर्नर चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्लिंकिट 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है? ब्लिंकिट सेवा पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी या गुरुग्राम। तो इसमें जो ऑप्शन है गुरुग्राम में 10 मिनट की जो एम्बुलेंस की सेवा शुरू हुई है और अगले 2 सालों के अंदर भीतर इसे अन्य भारतीय शहरों में विस्तारित करने की योजना बन रही है। जो ब्लिंकिट ऐप है उसके माध्यम से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी बुक कर सकते हैं, यानी कि 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास होंगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तराइन का दूसरा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1294, 1345, 1192 और 1079। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में लड़ा गया था, जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उस विजय के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी होती। यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहानों को जब हराया तो उस समय पर भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स वॉच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय बर्लिन शहर में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सी ऑप्शन है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में हेलेंस्की वॉच के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य था हेलेंस्की समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में जो मानव अधिकार है उनके हनन की जांच करना कि कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। वर्तमान में इसके दायरा विश्व भर के लगभग 100 देशों तक विस्तारित हो चुका है। इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? पाली, अवधी, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा जो है अवधी भाषा में इसको लिखा गया। जो रामचरितमानस है तुलसी रामायण तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में है। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन वन्य अग्नि एक ऐसी घटना जो आमतौर पर उत्तराखंड में कब शुरू होती है? शीतकालीन वन्य अग्नि घटना 10 दिसंबर, 1 नवंबर, 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी? तो इसका सही ऑप्शन है 1 नवंबर से, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तराखंड में सर्दियों में जो वनागिन की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये घटना आमतौर पर 1 नवंबर से शुरू हो जाती है और उत्तरकाशी, यहाँ पर कुछ जिले हैं नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी और अल्मेड़ा जिलों में वनागिन की सूचना मिली है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 27 सितंबर 2006, 15 अक्टूबर 2007, 1 जनवरी 2008 या फिर कोई नहीं? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएम जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनाई गई थी? तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 27 सितंबर 2006 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सबसे ऊंची एक बॉडी तैयार की गई है। एनडीएमए का औपचारिक गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार 2006 को इसको किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और 9 अन्य सदस्य भी इसमें होंगे। एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, उसको मनोनीत किया जाएगा, यानी कि एक वाइस चेयरपर्सन रहेंगे और जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं पीएम, यानी कि इस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इसके एक तरह से चेयरपर्सन है और उसके साथ ही एक वाइस चेयरपर्सन भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है? आगरा, मेरठ, चित्रकूट, वाराणसी? तो इसका सी ऑप्शन है चित्रकूट। चित्रकूट जिला जो है राजापुर गांव संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थान है और उन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी, यानी कि विकल्प जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? पाली, अवधी, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं? हमने अभी देखा था वो अवधी भाषा में लिखी गई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड? इसका साफ साफ आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है राजस्थान में, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्हें जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण उनके जो शिक्षा प्रवचन है उन्होंने जल्दी ही स्थानीय जनता को आकर्षित किया और उसके साथ दूर दूर राजा, कुलीन, किसान, गरीबों को भी अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित किया, यानी कि इनका प्रभाव बहुत था। उनकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा सिको और औरंगजेब जैसे जो शासक थे उन्होंने दर्शन किए थे, यानी कि ए ऑप्शन इज सही, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोमती नदी किस निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, बेतवा, गंगा और चंबल? तो हमारा जो ऑप्शन है यह है सी ऑप्शन गोमती, यानी कि यहाँ पर गोमती नदी जो है गंगा, इसमें सी ऑप्शन हमारा गंगा, यानी कि गोमती उन्होंने पूछा किसकी एक ट्राइब्यूटरी है। तो यहां पर पहले देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ,
तो ये देखिए, आपको जैसे कि पता है ये जो है गंगा नदी जा रही है, तो इसमें यहीं पर एक गोमती मिल रही है, तो यानी कि गंगा की ये सहायक नदी है। गंगा की और कौन कौन सी, ये है गंगा नदी, गंगा की और कौन कौन सी सहायक नदी है, यहाँ पर यमुना है, राम गंगा है, इसमें पेन गंगा, वेन गंगा सब आती हैं। और यहीं पर हुगली है, दामोदर, इसके साथ सोन, केन, बेतवा, सिंध और पार्वती, काली सिंध, चंबल, पानस, कोसी, गंडक, महानंदा, पद्मा, घाघरा। तो जितनी भी यहाँ पर नदियां दी गई ये सभी गंगा की ट्राइब्यूटरीज है। गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है, यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूर्व में ये इसका जो है उद्गम स्थल है, और यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो हमारे पीसीएस के हमने एमसीक्यूज लगाए हैं, जो कि सीए से, इसके साथ ही जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट से, इसके साथ ही पॉलिटी। तो हमारा ये सेशन है, यानी कि इतना ही था। जो हमारे सेकंड मॉक टेस्ट था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने थर्ड मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।